हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन के अंदर हम लोग माइटोसिस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इससे पहले कि हम लोग सेल डिवीजन को पढ़ें, हम लोग को ये पता होना चाहिए कि सेल डिवीजन क्या होता है। तो सेल डिवीजन की अगर हम लोग बात करें तो सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू सेल जो है डिवाइड होता है। सेल डिवीजन के अंदर माइटोसिस आता है, मियोसिस भी आता है। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से दो सेल्स जो है वो डिवाइड होकर बनते हैं और जो पेरेंट सेल है उसका जो प्लॉइडी है वो डिप्लॉयड होता है एंड जो डॉटर सेल्स है वो भी डिप्लॉयड ही होते हैं। एग्जैक्ट सेम होता है। मियोसिस में क्या होता है, पेरेंट्स जो है वो 2n होंगे। इसमें मियोसिस 1 होगा, दो सेल बनेंगे, मियोसिस सेकेंड होगा, फिर दो सेल बनेंगे। तो ओवरऑल क्या होता है, 4 सेल्स जो है एक सेल से बनता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस सेकेंड। एंड यहाँ पे डॉटर सेल्स जो है इनका जो नंबर है वो हाफ हो जाता है क्रोमोसोम्स का। ठीक है, तो हैप्लॉइड कंडीशन में वो हो जाते हैं। ये एकदम इंट्रोडक्शन है, आई होप ये सबको पता होगा। ठीक है ना, चलिए। अब अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किस चीज को, सेल डिवीजन को, तो उससे पहले हम लोग को नॉलेज होना चाहिए कि सेल साइकिल क्या होता है। तो हम लोग पहले सेल साइकिल को पढ़ेंगे एंड देन जो है हम लोग माइटोसिस पढ़ेंगे। तो सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल, अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल साइकिल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल साइकिल जो है इसके पास 4 डिस्टिंक्ट फेजेस प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है, G1 फेज होता है, S फेज होता है। S फेज को सिंथेसिस फेज कहते हैं। S फेज को सिंथेसिस फेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि S फेज में जो है रेप्लिकेशन होता है। फिर उसके बाद G2 फेज होता है एंड ये कलेक्टिवली जो G1, S और G2 है ये जो है इंटरफेज कहलाता है। एंड उसके बाद M फेज आता है। M फेज में क्या होता है, माइटोसिस होता है एंड माइटोसिस जब एक बार हो जाएगा तो फाइनली साइटोकाइनेसिस होता है एंड जो डॉटर सेल्स हैं वो बन जाते हैं। एम फेज की अगर हम लोग बात करें तो एम फेज जो है इटसेल्फ इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं। ये इसके एम फेज के अंदर दो इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल प्रोसेसेस होते हैं। पहला होता है माइटोसिस। माइटोसिस में होता क्या है कि जो सेल है उस सेल का न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होगा। फिर साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि वो जो सेल है उसका जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है। तो मतलब क्या है, पहले काइयोकाइनेसिस हो जाएगा, पहले न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाएगा एंड देन जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होगा। इसके बाद यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉर्म हो जाता है एंड इसके थ्रू जो दो डॉटर सेल्स हैं वो बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो एक्टिवेशन हो रहा है ईच फेज का, ये इस चीज पर डिपेंडेंट होता है कि जो प्रॉपर प्रोग्रेशन है वो हो, कंप्लीशन हो प्रीवियस वन का। मतलब क्या है कि अगर एक स्टेप हो रहा है तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि ये स्टेप जो है ये तभी अच्छे से हो पाएगा जब इससे पहले वाला स्टेप सही से हुआ हो, पूरा हुआ हो। ठीक है, तो ये पूरे जो स्टेप्स हैं एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है एंड ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं। सेल्स जो है वो टेम्परेरी कभी कभी जो है वो स्टॉप कंडीशन में या पॉज कंडीशन में चला जाता है। ये कंडीशन जो है ये G0 कहलाता है। इसे जो है G0 फेज या रेस्टिंग फेज कहा जाता है। अब रेस्टिंग फेज क्या है, एक ऐसा फेज जहाँ पे सेल्स सिर्फ चुपचाप जो है पड़ा रहे, उसमें कुछ भी एक्टिविटी ना हो, उसे कहते हैं रेस्टिंग फेज, जिसे क्या कहा जाता है, G0 फेज।
जी नॉट फेज में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सेल्स जो है एक बार गए और वो पूरी लाइफ टाइम, जब तक उनका लाइफ टाइम होता है, वो हमेशा ही उस फेज में रहते हैं, मतलब वो परमानेंट रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि काम करते करते थक जाएंगे, वो थोड़े समय के लिए जी नॉट फेज में जाएंगे, कुछ समय के लिए वहां पे रहेंगे एंड देन फिर से बैक हो जाएंगे सेल साइकिल में एंड फिर से उनका सेल साइकिल चलने लगेगा। तो उन्हें जो है टेम्पररी जी नॉट फेज, टेम्पररी जी नॉट फेज सेल्स कहा जाता है, जो कि टेम्पररी क्या होते हैं, जी नॉट फेज में जाते हैं एंड उसके बाद जो है फिर से आ जाते हैं सेल साइकिल में। ठीक है, तो माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उससे पहले आपको एटलीस्ट सेल साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप इस चीज से मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि मैम तो कह रही थी माइटोसिस और हम लोग पढ़ रहे हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेल डिवीजन अगर आप पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आपको सेल साइकिल पता होनी चाहिए। चलिए इसे नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए, तो ओवरव्यू अगर हम लोग देखें, सॉरी, ओवरव्यू अगर हम लोग देखें सेल साइकिल का, तो जो सेल साइकिल है उसके दो इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं। पहला होता है इंटरफेस और दूसरा होता है एम फेज। पहला क्या होगा, इंटरफेस एंड दूसरा होगा एम फेज। इंटरफेस के अंदर तीन फेजेस आते हैं। पहला होता है G1 फेज, दूसरा होता है S फेज, तीसरा होता है G2 फेज। इसके बाद M फेज होता है, ठीक है, जिसके अंदर माइटोसिस का फेज आता है। एंड जब माइटोसिस होगा तो माइटोसिस के अंदर चार फेजेस आते हैं। माइटोसिस में पहले प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा, टेलोफेज होगा एंड देन साइटोकाइनेसिस होगा। तो उसी को कहा जाता है कि एम फेज में दो चीज होती है, एक माइटोसिस फेज होता है और एक साइटोकाइनेसिस होता है। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ होता है। उसके बाद मियोसिस, मियोसिस जिस सेल में मियोसिस होना होता है उसमें मियोसिस होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है सेल साइकिल के अंदर आती है। अब अगर हम लोग बात करें कि जो सेल साइकिल है इसमें मेनली कौन से दो जो प्रोसेस, दो पीरियड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले होता है इंटरफेज एंड देन होता है माइटोटिक फेज। एम फेज की अगर हम लोग बात करें तो एम फेज में जो है G1 फेज होगा। G1 फेज में होता क्या है कि जो सेल है, जो पेरेंट सेल है, वो क्या होता है कि अपने जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको जो है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन जो है उसको इकट्ठा करता है, अपने नंबर्स जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको अच्छे से सारा न्यूट्रिशन देता है, अपना जो साइज है उसको लार्ज करता है, क्योंकि उसको पता है कि इसके बाद जो है जब इंटरफेस खत्म हो जाएगा तो उसका डिवीजन स्टार्ट होने वाला होगा। एस फेज में क्या होता है, एस फेज में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है दैट इज रेप्लिकेशन। तो जो डीएनए पड़ा था पेरेंट सेल में उसका रेप्लिकेशन होता है किसमें, एस फेज में, एंड इसी वजह से इसको सिंथेसिस फेज कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, G2 फेज होता है। G2 फेज होता है, G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में जो है वो सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, सेल ऑर्गेनल्स जो है अपने दुगने करता है, अपने जो साइटोप्लाज्म है उसके कंटेंट को इनरिच करता है, ताकि जब नेक्स्ट फेज में वो जाए तो किसी भी तरह की किसी भी चीज की कमी ना हो। ठीक है, अब माइटोसिस फेज स्टार्ट होता है। माइटोसिस में सबसे पहले प्रोफेज आएगा, फिर मेटाफेज आएगा, फिर एनाफेज आएगा, फिर टेलोफेज आएगा और फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा एंड फाइनली एक सेल से जो दो सेल थे वो बन जाएंगे। ठीक है, चलो तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग सेल साइकिल क्यों डिस्कस कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि सेल साइकिल के अंदर ही सेल डिवीजन आता है। और कौन से सेल डिवीजन को हम लोग पढ़ रहे हैं, माइटोसिस को पढ़ रहे हैं। तो माइटोसिस कैसे होता है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा माइटोसिस से पहले क्या चीज होती है। ठीक है, चलिए
तो सेल साइकिल की अगर हम लोग इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस क्या होता है, एक ऐसा पीरियड जहाँ पे ग्रोथ होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एंड इसमें जो है 3 फेजेस आते हैं। जीवन फेज होता है, जीवन फेज में क्या होता है, जीवन फेज में जो है सेल इंक्रीज करता है अपने साइज। एस फेज में क्या होता है, एस फेज में जो है डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जहाँ पे 2 सिस्टर स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए दैट इज क्रोमेटिन ये प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद एस फेज हो गया, एस के फेज के बाद G2 फेज आएगा। G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में ऑर्गेनल्स जो है वो उनका नंबर्स जो है वो डबल होता है। अच्छा, ऑर्गेनल क्या होता है, ये बहुत छोटी चीज है, आई होप सबको पता होगी, छोटी इन द सेंस बेसिक चीज है, ठीक है। तो ऑर्गेनल क्या होता है, सेल के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किसी न किसी पर्टिकुलर काम को करते हैं, जैसे कि राइबोसोम हो गया, पेरोक्सिसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, प्लास्टिड हो गया, सेल प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होता है ह्यूमन सेल्स में, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो प्लास्टिड नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं। चलिए, तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गए, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो जो सेल है, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है उनका नंबर डबल होने लगता है। सोच के देखिए डबल क्यों होता है, क्योंकि इंटरफेज के बाद उसमें भी यूट्यूब फेज के बाद कौन सा फेज स्टार्ट होने वाला है, माइटोसिस का फेज स्टार्ट होने वाला है ना। एंड माइटोसिस में क्या होता है, एक जो पेरेंट सेल है उससे 2 डॉटर सेल बनने होते हैं। तो अगर सेल ऑर्गेनल सिर्फ एक ही रहेगा तो एक तो डॉटर सेल में चला जाएगा और दूसरा डॉटर सेल क्या रहेगा, वो खाली रहेगा, नहीं, उसमें भी तो जाना चाहिए ना। इसलिए हर चीज जो है, हर जो सेल ऑर्गेनल है वो डबल होता है। एंड ये जो डबलिंग का प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है, G2 फेज में होता है, ताकि सेल ऑर्गेनल्स जो है वो डबल हो जाए, ताकि जब माइटोसिस हो तो उसमें दिक्कत ना आए। एंड इसीलिए कहा जाता है कि हर फेज जो है ना अपने से पहले वाले फेज पर डिपेंडेंट है, अगर उसका काम नहीं सही होगा तो फिर इसका भी काम सही नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से माइटोसिस अच्छे से हो इसके लिए ये ध्यान रखना होता है कि जो इंटरफेस है वो सही से काम करे, उसके तीनों फेज अपने अपने काम अच्छे से करें। ये सारे चीज़ों के लिए सेल साइकिल के अगर आप चेक पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे कि सेल साइकिल में वेरियस टाइप्स ऑफ जो चेक पॉइंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एंड चेक पॉइंट्स का क्या काम होता है, चेक पॉइंट्स का काम यही होता है कि वो देखते हैं, वो रेगुलेट करते हैं, वो एनालाइज करते हैं कि जो प्रोसेस जिस फेज में होनी चाहिए वो हो रही है या नहीं। अगर नहीं होता है तो उस समय पे उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है ताकि वो जो है आगे पास ऑन ना हो सके, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब देखिए G2 फेज हम लोग पढ़ रहे थे ना, G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में जो है वो ऑर्गेनल्स डबल होते हैं, न्यू साइटोप्लाज्म जो है वो फॉर्म होता है, मतलब वही साइटोप्लाज्म जो कंटेंट है ना उसको वो इनरिच करता है, बढ़ाता है। ऑल द अदर स्ट्रक्चर्स नीडेड फॉर द माइटोसिस, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो कि माइटोसिस में इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो सारे स्ट्रक्चर्स जो है ना वो बनना शुरू हो जाते हैं, बनते हैं इसमें, ठीक है। अब G2 फेज हो गया, अब G2 फेज के बाद क्या होगा, M फेज आएगा। तो सेल साइकिल का M फेज दैट इज माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज क्या होता है, यहाँ से हमारा मेन जो टॉपिक है ये स्टार्ट हो गया है। तो माइटोसिस फेज क्या होता है, एक ऐसा स्टेज जहाँ पे सेल डिवाइड होगा, मतलब सेल डिवीजन वाला फेज। तो सेल डिवीजन ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, और सेल डिवीजन में क्या हम लोग माइटोसिस को पढ़ रहे हैं। तो माइटोसिस फेज क्या होता है, एक ऐसा स्टेज जहाँ पे सेल डिवाइड होता है। माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन होता है जहाँ पे जो सिंगल न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, एंड यहाँ पे इसका डिवीजन होता है इनटू 2 न्यूक्लियाई, एंड ये 2 न्यूक्लियाई जो है बिल्कुल एग्जैक्ट जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। इन शॉर्ट जो सिंगल न्यूक्लियस है वो टूटता है, वो बनाता है
टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियाई को। ठीक है, अब ये डिवीजन जो है इसमें दो प्रोसेसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है कार्योजेनेसिस का एंड दूसरा होता है साइटोजेनेसिस का। ठीक है, सॉरी कार्योकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, हम जेनेसिस बोले थे ना, जेनेसिस नहीं होगा, कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, हो गया। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, दो प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले डिवीजन होता है किस चीज का, न्यूक्लियस का, एंड ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कार्योकाइनेसिस। एंड उसके बाद जो है सेपरेशन होता है साइटोप्लाज्म का, जिसके थ्रू जो न्यूक्लियाई अभी सेपरेट हुए थे कार्योकाइनेसिस में, वो अब उसका जो है साइटोप्लाज्म उस पेरेंट सेल का वो डिवाइड होता है एंड डॉटर सेल्स जो है फाइनली बनते हैं। तो उसके बाद जो है कार्योकाइनेसिस होती है। चलिए तो इसे नोट कर लीजिए। सॉरी, साइटोकाइनेसिस होगा ना ये। चलिए, हो गया। तो अगर हम लोग बात करें कि माइटोसिस के अंदर दो प्रोसेसेस होते हैं। पहले जो है न्यूक्लियस डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड एज कार्योकाइनेसिस, एंड उसके बाद जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेसेस होंगे। एंड तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो इंटरफेस में दो तीन फेजेस होते हैं, G1, S एंड G2। उसके बाद आता है कौन सा, M फेज, दैट इज माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में भी दो चीजें आती हैं, दैट इज कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस क्या है, न्यूक्लियस का डिवीजन, एंड साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, चलिए। तो इंटरफेज के अंदर G1 फेज क्या होता है, रिकवरी फ्रॉम द प्रीवियस डिवीजन इसमें होता है। जैसे कि अगर आप देखें G1 फेज हुआ, S फेज हुआ, G2 फेज हुआ, M फेज हुआ। M फेज के अंदर पहले कार्योकाइनेसिस हुई, फिर साइटोकाइनेसिस हुई। तो ये एक बार जब साइकिल चला तो जो है सेल डिवाइड हो गया। अब सेल डिवाइड जब हो गया तो फिर से अगर इस सेल का जो डॉटर सेल है एज अ पेरेंट सेल ये वर्क करेगा एंड फिर से ये साइकिल वर्क करेगा, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहला फेज आने वाला कौन सा होगा, G1 फेज होगा। तो G1 फेज में जो है सेल जो है पेरेंट सेल, वो प्रीवियस जो डिवीजन वो करके आया था जिसमें वो डॉटर सेल बना था, अब इस सेल डिवीजन में वो पेरेंट सेल बन रहा है। तो इसमें जो है इसका रिकवरी होता है इस फेज के अंदर। सेल जो है वो डबल करता है अपने ऑर्गेनल्स को, सेल की साइज जो है वो इंक्रीज होती है, एक्यूमुलेट करता है रॉ मटेरियल्स को, किसके लिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए। क्यों, क्योंकि इसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा एस फेज में, तो इस वजह से ये सारी चीजों को इकट्ठा करता है ताकि डीएनए की रेप्लिकेशन हो सके। उसके बाद एस फेज होगा। एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो होता है एंड प्रोटीन एसोसिएटेड विद द डीएनए ये भी सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है एम G2 फेज आएगा। G2 फेज जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन एंड ऑनसेट ऑफ द माइटोसिस के बीच का स्टेप होता है। यहाँ पे सेल सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स को जो कि नेसेसरी होते हैं डिवीजन के लिए। सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो भी, उनका भी साइज जो है और वो सॉरी उनका भी जो नंबर है वो डबल होता है। तो आई होप आपको अभी तक जो सेल साइकिल के बारे में हम लोग पढ़े हैं वो सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। माइटोसिस कैसे होता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीजें जो है अब हम लोग इसके बाद जो है वो स्टार्ट करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको देनी है।
कि अगर आपको हम लोग का जो आप जो क्लासेस पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोदय बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए जो है आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा एंड DMS एडुकेयर आपको वहाँ से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए एंड आप उसमें एनरोल हो सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे एंड कोर्स की जो वैलिडिटी है टिल द एग्जाम डेट रहेगा एंड विद इन 3 मंथ्स आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। तो ये आप पहले इसे देख लीजिए अच्छे से। हो गया, चल। तो अब जो है हमारा मेन टॉपिक वो स्टार्ट होगा, दैट इज माइटोसिस फेज। तो सेल साइकिल के अंदर एम फेज आता है जहाँ पे माइटोसिस होता है। माइटोसिस फेज में दो फेजेस में ये डिवाइडेड होता है। पहला होता है कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है इसके अंदर। इसमें क्या होता है कि जो डॉटर क्रोमोसोम है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं विद इन द टू डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं ये जो है, सॉरी एक मिनट, पेरेंट क्रोमोसोम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो डिवाइड होते हैं डॉटर न्यूक्लियाई में, एंड जो डॉटर्स हैं वो उनका जो नंबर है वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। किसका डिवीजन होता है, पेरेंट का। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है एंड साइटोप्लाज्म के जब डिवाइड हो जाता है तो उसके बाद जो दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स हैं वो जनरेट हो जाते हैं, वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज व्हाट इज द व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है। देखिए, माइटोसिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है। माइटोसिस जो है ये परमिट करता है सेल ग्रोथ को, सेल के रिपेयर को। माइटोसिस अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो है ये रिटेन करता है एबिलिटी को ताकि डिवीजन जो है वो हो सके एंड थ्रू आउट द लाइफ जो प्लांट के सेल्स हैं वो डिवाइड हो सके। मैमल्स में भी जितने भी यूकैरियोट्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं, सब में जो माइटोसिस है वो बहुत नेसेसरी होता है। इसलिए मैमल्स में जो माइटोसिस है वो नेसेसरी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइज एग जो है वो एम्ब्रियो बनता है इसके हेल्प से। एम्ब्रियो जो है वो फीटस में डेवलप हो पाता है, उसमें उसके जो सेल डिविजन्स के थ्रू, माइटोसिस के थ्रू ही उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं वो बन पाते हैं। ये अलाउ करता है अप टू कट एंड हील और अ ब्रोकन बोन टू बी मेंट। मतलब जो हीलिंग की प्रोसेस होती है एंड जो रिकवरी ऑफ द सेल्स की प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू होती है, माइटोसिस के थ्रू ही होती है। उसके बाद अब हम लोग जो है माइटोसिस में आखिर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो माइटोसिस के अंदर अगर आप देखें 4 फेजेस होते हैं। प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है
एंड टेलोफेज होता है। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए पहले। हो गया। चलिए, अब माइटोसिस में अगर हम लोग प्रोफेज की बात करें, प्रोफेज में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले प्रोफेज में क्या होता है, जो क्रोमेटिन है वो क्रोमेटिन कंडेंस होना शुरू करता है। इसके बाद जो सेंट्रोसोम्स हैं वो सेपरेट होते हैं एंड मूव होते हैं टुवर्ड्स द ऑपोजिट एंड ऑफ द न्यूक्लियस। सेंट्रोसोम जो है वो स्टार्ट होता है एक फ्रेमवर्क की तरह, ताकि सेपरेट किया जा सके आगे चल के, क्योंकि इसके बाद मेटाफेज आएगा, फिर एनाफेज आएगा एंड टेलोफेज आएगा, एंड यहाँ पे फिर माइटोटिक स्पिंडल्स जो हैं वो बनते हैं, जो कि किसके हेल्प से बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के हेल्प से बनते हैं। फिर न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाता है एंड न्यूक्लियर जो इन्वेलप है वो डिसइंटीग्रेट होता है। तो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये कहाँ होते हैं, प्रोफेज में होते हैं। तो प्रोफेज में ओवरऑल जो है न्यूक्लियोलस वो डिसअपियर होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, वो जो है डिसइंटीग्रेट होता है एंड जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनके हेल्प से जो माइटोटिक स्पिंडल है उसका फॉर्मेशन होता है, क्योंकि आगे जो फेजेस आएंगे उसमें इन माइटोटिक स्पिंडल्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो पहले आप इसे नोट करिए। हो गया। तो माइटोसिस के 4 फेजेस हैं। पहला फेज है प्रोफेज, दूसरा फेज है मेटाफेज, तीसरा फेज है एनाफेज, चौथा फेज है टेलोफेज। तो प्रोफेज में जो है अगर आप देखेंगे तो प्रोफेज जो है, प्रोफेज में जो है अर्ली प्रोफेज होता है और लेट प्रोफेज होता है। अर्ली प्रोफेज में कुछ चीजें होती हैं, लेट प्रोफेज तक जो है न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो अच्छे से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हो जाता है, जो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो बन जाते हैं एंड न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद मेटाफेज आता है। मेटाफेज में अगर आप देखेंगे तो मेटाफेजिक प्लेट होता है जहाँ पे सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो अलाइन हो जाते हैं उस मेटाफेरिक प्लेट पे। टेलोफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं एंड एनाफेज में क्या होता है कि वो उसके बाद एनाफेज आएगा। एनाफेज में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाएंगे एंड टेलोफेज में क्या होगा कि टेलोफेज में फाइनली जो सारी चीजें जो कि प्रोफेज में जैसे कि न्यूक्लियस इन्वेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा था, तब यहाँ पे क्या होगा प्रोफेज में कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो फिर से बनना शुरू होता है। ठीक है, रीइंटीग्रेट होता है। उसके बाद न्यूक्लियोलस जो कि वहाँ पे डिसअपियर हो गया था, अब यहाँ पे न्यूक्लियोलस क्या होता है वो फिर से रीअपियर होता है। तो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। उसके बाद फाइनली साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है एंड फाइनली जो 2 डॉटर सेल्स हैं वो बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले फेज को डिस्कस करेंगे। पहला फेज क्या है, प्रोफेज। प्रोफेज जो है सबसे पहला फेज होता है एंड सबसे लंबा फेज होता है माइटोसिस का। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइटोसिस जो फेज है उसका सबसे लंबा फेज कौन सा होता है, दैट इज प्रोफेज। क्रोमेटिन जो है इस फेज में कॉइल अप होती है एंड कॉइल अप होंगी तो क्या बनाएंगे, कंडेंस स्ट्रक्चर बनाती हैं एंड क्रोमोसोम्स को बनाती हैं। इसके बाद ईच क्रोमोसोम जो है वो मेडअप होता है, वो मिलकर के बना हुआ होता है 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स से एंड ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये आपस में किस चीज से अटैच होते हैं, सेंट्रोमेयर से अटैच होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना जो दोनों ही क्रोमेटिड्स को आपस में अटैच करके रखता है इसी को कहते हैं क्या, सेंट्रोमेयर। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोमेयर। इसके बाद जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इनके पास आइडेंटिकल डीएनए प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो है यहाँ पे
यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस है वो न्यूक्लियस यहाँ पे लिखा है, न्यूक्लियोलस जो है वो इस फेज में डिसअपियर होना स्टार्ट होता है एंड न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है। ठीक है, इसके बाद ये जो है कंप्लीटली एब्सेंट हो जाता है एट द एंड ऑफ द फेज। शुरू में क्या होता है, जैसे हम बोल रहे थे ना कि प्रोफेज दो होता है, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। तो शुरू में ये सब डिसइंटीग्रेट होना शुरू होता है एंड लेट प्रोफेज में क्या होता है, फाइनली जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो गायब हो जाता है। ठीक है, एंड जो न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाता है। तो न्यूक्लियस जो एनवेलप है वो डिसइंटीग्रेट अच्छे से हो जाता है एंड जो न्यूक्लियोलस है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं एंड ये सेंट्रियोल क्या होते हैं, प्रोफेज के अंदर माइग्रेट करना शुरू करते हैं एंड माइग्रेट करके कहाँ पे पहुंचते हैं, अपोजिट पोल्स पर प्रेजेंट, अपोजिट एंड पर जो है वो चले जाते हैं। कहाँ पे, अपोजिट एंड ऑफ द सेल्स पर जो है वो चले जाते हैं। इसके बाद स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर जो है वो कैसे फॉर्म होता है, स्पिंडल फाइबर जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के हेल्प से फॉर्म होता है। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटी है ये कहाँ पे होता है, प्रोफेज में होता है। उसके बाद ये देखिए, ये प्रोफेज की जो एक्टिविटीज हैं वो यहाँ पे मेंशन है कि प्रोफेज में क्या क्या चीजें होती हैं। तो प्रोफेज में अगर आप देखेंगे तो क्रोमोसोम्स जो है वो कंटेंस होता है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसअपियर होना शुरू होता है, डिसइंटीग्रेट होना शुरू करता है। उसके बाद मेटाफेज आता है। मेटाफेज क्या होता है, सेकेंड फेज होता है एंड शॉर्ट फेज होता है माइटोसिस का। इसमें क्रोमोसोम्स जो है वो अटैच होते हैं किससे, स्पिंडल से एंड लाइन अप होते हैं एक मिडिल सेक्शन पर, मिडिल लाइन पर, दैट इज कॉल्ड एज मेटाफेजिक लाइन, मेटाफेजिक प्लेट या फिर इक्वेटोरियल प्लेट कहा जाता है, उस पर ये अलाइन हो जाते हैं। ईच जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो अटैच होते हैं टू इट्स ओन स्पिंडल फाइबर। ये इंश्योर करता है कि ईच न्यू सेल जो है वो रिसीव करे आइडेंटिकल एंड कंप्लीट सेट ऑफ द क्रोमोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये इस चीज का इस पेज में एश्योरिटी होता है कि जो न्यू सेल्स हैं वो रिसीव करे आइडेंटिकल एंड कंप्लीट सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स को। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए। तो देखिए ये जो है मेटाफेज का सेल का डायग्राम बना हुआ है जहाँ पे क्रोमोसोम्स जो है वो अलाइन है एक लाइन पर एंड ये लाइन क्या कहलाता है, मेटाफेज प्लेट कहलाता है, इक्वेटोरियल प्लेट भी कहा जाता है इसे। मेटाफेज की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो थिक कॉइल क्रोमोसोम्स हैं वो लाइन अप होते हैं एट द सेंटर ऑफ द सेल। ये प्लेट कहाँ पे प्रेजेंट होती है, सेंटर पर प्रेजेंट होती है एंड यहाँ पे मेटाफेज जो है ये मेटाफेजिक प्लेट पर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अटैच होते हैं टू दिस क्रोमोसोम। जब मेटाफेज खत्म हो जाता है उसके बाद जो है एनाफेज स्टार्ट होता है। एनाफेज की अगर हम लोग बात करें तो एनाफेज जो है वो थर्ड फेज होता है माइटोसिस का। यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमेटिड जो कि अभी तक अटैच थे मेटाफेज प्लेट तक, मेटाफेज तक, वहां पे अब एनाफेज जैसे ही आएगा वैसे ही ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है ना वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, सेंट्रोमियर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगे तभी तो सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो पाएंगे, अलग हो पाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो पुल्ड होते हैं अपार्ट एंड ये कहाँ पे पहुंचते हैं, जो पोल है वहां पे जाते हैं। तो एनाफेज में जो है क्रोमोसोम्स वो सेपरेट हो जाते हैं एंड वो पोल्स की तरफ मूव होना शुरू होते हैं। तो देखिए
जैसे कि यहाँ पे इससे पहले आप एनाफेज में मेटाफेज में देखे थे ना कि मेटाफेजिक प्लेट था, क्रोमोसोम्स जो है मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज थे, वो मिडिल ऑफ द सेल पर वो लाइन जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अब जब एनाफेज आएगा तब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, ये आपस में सेपरेट हो जाते हैं, सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट हो जाता है एंड ये क्या हो जाते हैं, ऐसे दूर दूर हो जाएंगे एंड पोल्स जो है, ये क्या कहलाता है, पोल्स, पोल्स पर ये जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है लास्ट फेज आएगा, दैट इज फोर्थ फेज एंड ये फाइनल फेज होता है माइटोसिस का एंड ये फेज क्या कहलाता है, ये फेज कहलाता है टीलोफेज। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमेटिड्स है ना वो क्या होते हैं, वो अपोजिट पोल्स पर फाइनली पहुंच जाते हैं, मतलब अपोजिट साइड ऑफ द सेल पर फाइनली प्रेजेंट हो जाते हैं, तो वहां पे पहुंच जाते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं इस समय पे, ये अनवाइंड होते हैं ताकि स्टार्ट कर सके डायरेक्शन ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द न्यू सेल्स को। यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो क्या होंगे, ब्रेक डाउन होंगे, तो मतलब जो प्रोफेज में सारी चीजें हुई थी ना उसका रिवर्स जो है वो टीलोफेज में होगा। प्रोफेज में क्या हो रहा था, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा था, तो टीलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियोलस रीअपियर होगा। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रहा था, डिसइंटीग्रेट हो रहा था, तो यहाँ पे टीलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनता है। अगर हम लोग बात करें तो स्पिंडल फाइबर बनते थे ना प्रोफेज में माइक्रोट्यूब्यूल्स के हेल्प से, तो यहाँ पे क्या होंगे, स्पिंडल्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, तो स्पिंडल्स जो है वो टूट जाएंगे, न्यूक्लियोलस जो है रीअपियर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अपीयर क्यों नहीं लिखा हुआ है, सोचिए, अपीयर इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि एक ऐसी चीज जो कि पहले प्रेजेंट न्यूक्लियोलस, फिर वो डिसअपियर हुई है, अब फिर से वो अपीयर हो रही है ना, तो इस वजह से इसको रीअपियर कहा जा रहा है, ठीक है। तो फिर से आ रही है जो कि एक बार डिसअपियर हो चुकी थी एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज रीअपियर। तो रीअपियर का कंसेप्ट समझ में आया। चलिए, अब न्यू न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो फॉर्म होने शुरू होता है अराउंड द क्रोमोसोम एंड न्यू मेम्ब्रेन जो है वो फॉर्म होना शुरू होता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो टीलोफेज में होता है। हो गया, चलिए उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होगा। तो साइटोकाइनेसिस क्या होता है, आफ्टर द टेलोफेज साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस में जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है एंड फाइनली जो दो डॉटर सेल्स हैं एक पेरेंट सेल से वो बन जाते हैं। तो अगर हम लोग साइटोकाइनेसिस की बात करें तो प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में जो साइटोकाइनेसिस है वो डिफरेंट होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स में कैसे डिफरेंट होता है, देखिए प्लांट सेल्स में जो है ना साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट के फॉर्मेशन के थ्रू होता है। एनिमल सेल्स में कैसे होता है, एक थ्रू द हेल्प ऑफ अ पिंच या फरो, उसके हेल्प से होता है। अब ये दोनों चीज क्या है, चलिए समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई एक प्लांट सेल है, ठीक है, एंड यहाँ पे कार्योकाइनेसिस हो गया है एंड एक सेल से जो दो एक न्यूक्लियस था पेरेंट सेल का, उससे दो न्यूक्लियस जो है वो बन गया। अब क्या होगा कि एक प्लेट फॉर्म होगा सबसे पहले मिडिल, ठीक है, एंड ये प्लेट क्या होगा, इनलार्ज होता जाएगा, ठीक है, थ्रू द हेल्प ऑफ स्टेप्स, फ्यू स्टेप्स, फाइनली ये प्लेट क्या होगा, एकदम इनलार्ज हो जाएगा एंड इसके हेल्प से दो जो सेल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे फाइनली एंड साइटोकाइनेसिस के थ्रू प्लांट सेल में थ्रू द हेल्प ऑफ सेल प्लेट ये जो है साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। अब मान लीजिए एनिमल सेल्स का एग्जांपल लेते हैं, ये एनिमल सेल है, ठीक है, एनिमल सेल में भी कार्योकाइनेसिस हो गया है, दो डॉटर जो न्यूक्लियाई है वो बन गया है। अब इसमें क्या होगा कि फरो फॉर्मेशन होगा, जैसे ये अगर पेरेंट सेल है तो इसके बाद क्या होगा,
कुछ पहले ऐसे कुछ फरो टाइप बनेगा, ठीक है। एंड धीरे धीरे ये फरो जो है लार्ज होते जाएगा, एंड फाइनली जो है दो जो डॉटर सेल्स हैं थ्रू द हेल्प ऑफ साइटोकाइनेसिस विद द हेल्प ऑफ फरो फॉर्मेशन, फरो, ये एनिमल सेल्स में जो साइटोकाइनेसिस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस जो है सेल प्लेट के थ्रू ये कहाँ पे होता है, प्लांट्स में होता है, एंड ये जो फरो के हेल्प के थ्रू जो साइटोकाइनेसिस है ये कहाँ होता है, ये एनिमल्स में होता है, ठीक है। चलो यही चीज यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है, कि किस तरह से प्लांट सेल में होता है एंड किस तरह से एनिमल सेल्स में होता है। तो एनिमल सेल्स में से पिच कहते हैं, ठीक है, या फरो कहते हैं, उसके थ्रू साइटोकाइनेसिस होता है। कभी कभी डिफरेंशिएट करने के लिए पूछ देता है या फिर डायरेक्ट पूछ देता है कि जो साइटोकाइनेसिस है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स में कैसे डिफरेंट होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब माइटोसिस हम लोग पढ़ लिए। सबसे पहले तो ये पढ़े थे ना कि माइटोसिस से पहले क्या होता है, सेल साइकिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है माइटोसिस, एंड माइटोसिस में जो सेल साइकिल है उसमें माइटोसिस से पहले क्या क्या चीजें होती हैं, फिर माइटोसिस के अंदर क्या होती है ये भी हम लोग पढ़े। साइटोकाइनेसिस कैसे प्लांट्स में एंड एनिमल्स में डिफरेंट होता है ये भी हम लोग पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिजल्ट क्या है माइटोसिस का। रिजल्ट ये होता है माइटोसिस का कि माइटोसिस एक सेल डिवीजन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये एक इस तरह का सेल डिवीजन का प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं एंड वो आइडेंटिकल होते हैं टू द पेरेंट सेल। माइटोसिस रिजल्ट करता है टू न्यू सेल्स को जिसके पास क्रोमोसोम सेट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ये क्रोमोसोम सेट्स एकदम आइडेंटिकल होते हैं टू देयर पेरेंट सेल। यहाँ पे जो दो न्यू सेल्स बने हैं ये क्या करते हैं, ये कैरी करते हैं सेम सेलुलर प्रोसेस को एंड सेम सेलुलर फंक्शंस को एज देयर पेरेंट्स डू। यहाँ पे जो न्यू सेल्स फॉर्म हुए हैं वो ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे जस्ट एज द पेरेंट सेल डिड। तो इस तरह से इनका जो फॉर्मेशन है वो होता है। एंड इन शॉर्ट यहाँ पे देखिए माइटोसिस के चारों फेजेस लिखे हुए हैं कि किस तरह से प्रो फेज जो है उसमें क्या होता है, मेटा फेज में क्या होता है, एना फेज में क्या होता है, एंड टीलो फेज में क्या होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। हो गया। चलो, तो रेगुलेशन जो है ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे कि सेल साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर इसका रेगुलेशन सही से नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, ये बहुत सारे जो है चेंजेस को ला सकता है, वो इफेक्ट कर सकता है जो डॉटर है उसको, अगर स्ट्रक्चरल चेंज है तो या न्यूमेरिकल चेंज हुआ है तो उस तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड इस वजह से रेगुलेशन करना सेल साइकिल का ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि सेल साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सर्वाइवल ऑफ द सेल जो है वो डिपेंडेंट होता है। ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि डिटेक्ट किया जाए एंड रिपेयर किया जाए अगर किसी भी तरह का जेनेटिक डैमेज हुआ है, एज वेल एज प्रिवेंट किया जाए अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर इवेंट्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं सेल साइकिल को वो ऑर्डर्ड मैनर में वर्क करते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, एंड ईच प्रोसेस जो है वो अकर होता है एक सीक्वेंशियल फैशन में, एंड इट इज इम्पॉसिबल दैट द साइकिल बीइंग रिवर्स। मतलब सेल साइकिल एक ऑर्डर प्रोसेस है, ठीक है, ऑर्डरली डन प्रोसेस है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये प्रोसेस सही से हो, एक सीक्वेंस में हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोसेस कोई भी फेज कभी भी हो जाएगा। आप माइटोसिस के एग्जांपल से ही समझिए, क्या ऐसा हम लोग करा सकते हैं कि पहले टेलोफेज करा लें, फिर मेटाफेज करा लें, फिर एनाफेज करा लें, फिर प्रोफेज करा लें? अगर ऐसा होगा भी तो फिर क्या होगा, पहली चीज तो ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है।
क्यों? क्योंकि सारी चीजें जो है एक ऑर्डर में होती हैं। अगर ये ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ, ठीक है, एंड एक फेज में जो प्रोसेस होना था वो सही से नहीं हुआ, तो वो अपने नेक्स्ट वाले फेज को इफेक्ट करती है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि माइटोसिस क्या है, वो क्यों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड इसका रेगुलेशन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एट लास्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपको अगर लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको जो है आपके जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो आप हमारे नवोदय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लास, लाइव डाउट क्लास, क्लास हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वन शॉट यूनिट वाइज जो वीडियोस हैं वो, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट यहाँ पे आपको मिलेंगी। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, DNS एडुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एंड आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। जब आप DNS एडुकेयर ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल का। उसके अंदर आपको आपके जो सब्जेक्ट्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो PDF है वो अवेलेबल है, आप उसको पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप कोर्स की बात करें तो कोर्स जो है 3 मंथ्स का है, विद इन 3 मंथ्स आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड जो वैलिडिटी है टिल द एग्जाम डेट, वो कोर्स की वैलिडिटी आपकी रहेगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं एंड आप जो है DNS20 कूपन कोड को यूज कर सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे जो है 20% डिस्काउंट आपको फीस में मिलेगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप कोर्स को लेंगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जियोलॉजी की क्लासेस नहीं मिलेंगी, आपको यहाँ पे बॉटनी एंड केमिस्ट्री की क्लासेस भी अवेलेबल रहेंगे। जो तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, बॉटनी हो या केमिस्ट्री हो, तो वो भी आप उसके भी क्लासेस ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो आई होप यूजफुल रहेंगी, तो आप अच्छे से उसको अच्छे से समझ सकते हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। एंड हम डेली कहते हैं, आज फिर से कहेंगे कि जब आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसी समय पे आप उसका नोट्स बना लीजिए एंड कोशिश कीजिए कि उस समय पे आप उसको याद भी कर लें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड रोज जो है वो पढ़ा करिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।